टाइटल ने आपको बता ही दिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली किसी भी रॉकेट में, चाहे वो नासा का रॉकेट हो, इसरो का रॉकेट हो या फिर स्पेसएक्स का रॉकेट हो, इनमें कुछ स्टेजेस होती है। जैसे कि आप स्पेसएक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का ही उदाहरण ले सकते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट के अंदर 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज को रॉकेट बूस्टर कहते हैं, सेकंड स्टेज को ऑर्बिटर और थर्ड स्टेज को क्रू ड्रैगन या फिर कार्गो ड्रैगन, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्रू जा रहा है या फिर कार्गो यानी कि सामान जा रहा है। फर्स्ट स्टेज यानी कि रॉकेट बूस्टर का काम बस इतना ही है कि सेकंड स्टेज रॉकेट या फिर ऑर्बिटर को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़कर आना। फिर वहां से वो फर्स्ट स्टेज रॉकेट सेकंड स्टेज से अलग हो जाता है और अगर वो इसरो या नासा का फर्स्ट स्टेज रॉकेट है तो वो या तो स्पेस जंक बन जाता है या फिर नीचे किसी समुंदर में गिर जाता है। लेकिन स्पेसएक्स के साथ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पेसएक्स का फर्स्ट स्टेज रॉकेट सेकंड स्टेज से अलग होकर अपने पैरों पर वापस लैंडिंग कर सकता है और अभी तक आपने स्पेसएक्स के कई सारे रॉकेट को ऐसा करते हुए भी देखा होगा। अब मेन सवाल ये है कि क्यों नासा या फिर इसरो या फिर किसी और स्पेस एजेंसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है जो स्पेसएक्स के पास है, या फिर व्हाई नासा फेल्ड बट SpaceX succeed? Well, believe it or not, NASA did try to make their rocket reusable. आपने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में सुना होगा जो रीयूजेबिलिटी पर आधारित था। इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें भी 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे, एक फ्यूल टैंक था और एक स्पेस शटल थी। अब अगेन 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का काम बस स्पेस शटल और फ्यूल टैंक को सिर्फ जहां से आउटर स्पेस शुरू होता है वहां तक पहुंचाने का था। फिर ये दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर मेन सिस्टम से अलग होकर अर्थ पर गिरते हैं। गिरते वक्त बूस्टर की कुछ वेलोसिटी एटमॉस्फेयर हीट में बदलकर कम कर देता है और फिर डिफरेंट एल्टीट्यूड पर पैरासूट डिप्लॉय करके बूस्टर की रिमेनिंग वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाती है और रॉकेट बूस्टर समुद्र में लैंड करता है जहां से नासा उसे रिकवर कर लेती है। तो रॉकेट बूस्टर की बस इतनी ही जर्नी है कि वो स्पेस शटल और फ्यूल टैंक को स्पेस में छोड़कर आए, वहां से शटल और फ्यूल टैंक आगे की जर्नी शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर स्पेस शटल को स्पेस में बने रहना है तो इसके लिए एक सर्टेन वेलोसिटी में अर्थ के चक्कर लगाने पड़ेंगे जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो स्पेस शटल फ्यूल टैंक की मदद से ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंच पाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंच जाने तक फ्यूल टैंक लगभग खाली हो जाता है और फ्यूल टैंक स्पेस शटल से डिटैच होकर स्पेस जंक बन जाता है। आगे की जर्नी स्पेस शटल अकेले तय करता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका मिशन क्या है। स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचता है, वहां पर आईएसएस के साथ यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग मैन्यूवर परफॉर्म करता है और अगर किसी को आईएसएस से वापस धरती पर लेकर आना है तो उसको बैठाकर वो वापस धरती की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करता है। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्योंकि अब फ्यूल टैंक नहीं है जिसका यूज करके स्पेस शटल की स्पीड कम की जा सके, तो ये स्पेस शटल अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑर्बिटल वेलोसिटी से एंटर करता है जो कि लगभग 25,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। अब इतनी तेज रफ्तार से जब शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो स्पेस शटल काफी हीट करने लग जाता है। बेसिकली एटमॉस्फेयर रॉकेट के लिए ब्रेकिंग पैड की तरह काम करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस उस ऑब्जेक्ट से टकराते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितनी हीट की मार पड़ेगी वो उसकी वेलोसिटी यानी कि किस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहा है पर डिपेंड करता है। रॉकेट के लिए वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट का क्यूब, जिसका मतलब है कि अगर कोई रॉकेट अर्थ में 5 गुना ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करता है तो वो 5 का क्यूब यानी कि 125 गुना ज्यादा हीट महसूस करता है। कंपैरिजन के लिए, क्योंकि सॉलिड रॉकेट बूस्टर कभी भी ऑर्बिटल स्पीड रीच नहीं करते तो वो 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एटमॉस्फेयर से पास होते। वही दूसरी तरफ स्पेस शटल ऑर्बिटल स्पीड यानी कि लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। क्योंकि ये स्पेस शटल की स्पीड सॉलिड रॉकेट बूस्टर से लगभग 6 गुना है तो री एंट्री के वक्त सॉलिड रॉकेट बूस्टर के कंपैरिजन में स्पेस शटल 6 का क्यूब यानी कि 216 गुना ज्यादा हीट फेस करता है जो कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
विच इज एक्सट्रीमली हॉट। अगर स्पेस शटल आयरन की बनी होती तो वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाती। इसीलिए स्पेस शटल को रॉकेट बूस्टर की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। टू प्रोटेक्ट स्पेस शटल नासा यूज्ड रीइंफोर्स्ड कार्बन और लगभग 26,000 से 30,000 सिलिका टाइल्स टू गिव थर्मल प्रोटेक्शन टू स्पेस शटल। अब हो सकता है कि आप में से कुछ के मन में ये सवाल होगा कि स्पेस शटल एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले अपनी स्पीड कम क्यों नहीं कर लेता ताकि हीट की मार से बचा जा सके। जाहिर सी बात है कि अगर स्पेस शटल ऑर्बिटल स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो खतरा रहेगा कि वो धरती तक पहुंच ही ना पाए और बीच में ही जल जाए। लेकिन अगर स्पीड कम कर दी जाए तो हीट से बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको दो और रॉकेट बूस्टर चाहिए। दो बूस्टर तो स्पेस शटल को स्पेस तक पहुंचाने के लिए और दो बूस्टर स्पेस शटल को री एंट्री के वक्त डी एक्सेलरेट करने के लिए, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक विच इज नॉट फिजिबल। इस पूरे प्रोसेस में ना सिर्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा, साथ ही साथ कंपोनेंट बढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और फेलियर की संभावना भी होगी। तो अगर स्पेस शटल को अर्थ तक वापस आना है तो उसे ऑर्बिटल स्पीड से ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इतनी सारी थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। एनीवे, फाइनली स्पेस शटल वापस अर्थ पर लैंड करता है और बस फ्यूल टैंक को छोड़कर दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर और स्पेस शटल इस तरह रिकवर कर लिए जाते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ रीयूजेबल इज दिस प्रोसेस। क्या आप सेम रॉकेट बूस्टर और स्पेस शटल को नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो? आंसर है नो। फर्स्ट स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट करके ऑर्बिटर रिफर्बिशिंग फैसिलिटी में ले जाया जाता है। फिर उसमें से सभी टॉक्सिक गैसेस जो हो सकता है शटल में ट्रैप हो गई हो उसे निकाला जाता है। इन 30,000 के आसपास सिलिका टाइल्स को एक एक करके चेक किया जाता है। शटल के 60 लाख से ज्यादा पार्ट को चेक और डैमेज पार्ट को चेंज किया जाता है। ये सब करने के लिए मिनिमम 6,50,000 घंटे चाहिए होते हैं। प्रोस्पेक्टिव के लिए अगर 10 वर्कर रोज के 10 घंटे भी काम करे तब भी उनको स्पेस शटल को दोबारा उड़ान भरने के लिए रेडी करने में 17 साल लग जाएंगे। एक एस्टीमेट के हिसाब से एक स्पेस शटल को दोबारा यूज के लिए रेडी करने में लगभग 150 करोड़ का खर्चा आता है। और ये तो सिर्फ स्पेस शटल का खर्चा है। जो दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर समुद्र में गिरे थे उन्हें वापस से रिकवर करना, फिर उन्हें लैंड तक ट्रांसपोर्ट करना, फिर लैंड से कैनेडी स्पेस फैसिलिटी तक लेकर जाना और फिर उसके सभी डैमेज पार्ट को चेंज करना, सोल्ट वाटर से जो रॉकेट को डैमेज पहुंचा है उसे ठीक करना। जब नासा ने ये सब कैलकुलेशन की तो उन्हें पता चला कि न्यू रॉकेट बिल्ड करके रॉकेट को स्पेस में भेजना इकोनॉमिकली सस्ता है कंपेयर टू स्पेस शटल को रिकवर करना। सो दिस इंटायर प्रोसेस इज नॉट रीयूजेबल बट रिफर्बिशेबल। इसीलिए नासा अभी तक सिर्फ रिफर्बिश्ड रॉकेट ही बना पाई है, ना कि रीयूजेबल। तो नासा फेल्ड टू डेवलप रीयूजेबल टेक्नोलॉजी। बट नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी अपने रॉकेट को स्पेसएक्स की तरह हार्ड सरफेस पर लैंड करवाने में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? आंसर है डिफरेंट मोटिवेशन। पुराने दिनों में सभी स्पेस एजेंसी का मेन पर्पस था ऑब्जेक्ट को स्पेस तक लेकर जाना। उनके लिए पावरफुल रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ती थी। जो नासा ने किया वो ये था कि ओवर द टाइम दे आर एबल टू मेक पावरफुल रॉकेट इंजन्स जो टन्स ऑफ मटेरियल को स्पेस में ले जा सकने में सक्षम थे। इसीलिए ओवर देयर हिस्ट्री नासा बिल्ट ह्यूज रॉकेट। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि कितना पेलोड स्पेस में जाना है उस हिसाब से नासा नंबर ऑफ रॉकेट इंजन्स बूस्टर में फिट करता है। लाइक अर्ली वर्जन ऑफ नासा मर्करी रेडस्टोन रॉकेट यूज्ड ओनली वन रॉकेट इंजन। देन जेमिनी लॉन्च व्हीकल यूज्ड टू रॉकेट इंजन। डेल्टा सेकंड यूज्ड 3 रॉकेट इंजन और सैटर्न फिफ्थ जिस रॉकेट की मदद से इंसान को मून पर भेजा गया था उसमें 5 पावरफुल रॉकेट इंजन यूज किए गए थे। नासा का ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट इंजन था। सैटर्न फिफ्थ का एक ही रॉकेट का डायमीटर इतना बड़ा है कि आप उसमें एक मिनी बस खड़ी कर सकते हैं। सैटर्न 5 रॉकेट वाज सो पावरफुल कि इसके एक इंजन का थ्रस्ट एट सी लेवल वाज 6,80,000 किलोग्राम फोर्स। और अगर हम सैटर्न फिफ्थ के 5 इंजन की पेलोड कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो सैटर्न 5 की पेलोड डिलीवरी वाज 140 मैट्रिक टन। वाओ, इट मीन कि इट कैन टेक 70 एशियन एलिफेंट टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। यहीं से आपको नासा जैसी स्पेस एजेंसी की मोटिवेशन का अंदाजा हो गया होगा कि बिल्ड पावरफुल रॉकेट जो ज्यादा से ज्यादा सामान को आउटर स्पेस में ले जा सके।
और ये सिर्फ नासा के साथ नहीं बल्कि और भी स्पेस एजेंसी, चाहे वो इसरो हो या फिर और भी स्पेस एजेंसी हो, इन सब के रॉकेट में आपको 1 से लेकर 4 या 5 तक ही पावरफुल रॉकेट इंजन मिलेंगे। अब ये पावरफुल लेकिन कम रॉकेट इंजन रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जा तो सकते हैं, लेकिन ये रॉकेट बूस्टर को वापस धरती पर लैंड नहीं करवा सकते। ऐसा करने के लिए आपको स्मॉल साइज के रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसएक्स के पास है। कंपैरिजन के लिए स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के अंदर 9 मर्लिन इंजन का यूज किया जाता है और जब बूस्टर वापस लैंड करता है तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 मर्लिन इंजन का यूज किया जाता है। इसी तरह स्पेसएक्स फाल्कन हैवी यूजेस 27 मर्लिन इंजन। ये मर्लिन इंजन साइज में स्मॉल है जो रॉकेट को लैंड कराने में काफी हेल्पफुल है। आपके अंदाजे के लिए मर्लिन इंजन का अप्रोक्सीमेट डायमीटर 1 मीटर का है, वहीं पर सैटर्न 5 के इंजन का डायमीटर 4 मीटर के आसपास है, जिसका मतलब है कि अगर आप दोनों मर्लिन इंजन और सैटर्न 5 इंजन की वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 16 मर्लिन इंजन एक सैटर्न 5 इंजन में फिट किए जा सकते हैं। इसी तरह जो 8 मर्लिन इंजन का थ्रस्ट है वो एक सिंगल सैटर्न 5 इंजन के थ्रस्ट के बराबर है, जिसका मतलब है जितनी जगह एक सैटर्न 5 इंजन लेता है उतने में तो ना सिर्फ 16 मर्लिन इंजन फिट हो सकते हैं बल्कि उसी जगह में सैटर्न 5 से दुगने थ्रस्ट पावर मर्लिन इंजन जनरेट कर सकते हैं। स्पेसएक्स के बूस्टर के रियूजेबल होने का सीक्रेट ये छोटे छोटे मर्लिन इंजन ही है। इन छोटे पावरफुल रॉकेट इंजन की वजह से ना सिर्फ अपनी मर्जी से जब चाहे किसी भी इंजन को बंद या फिर चालू किया जा सकता है जो बूस्टर के वापस लैंडिंग करते वक्त भी यूजफुल है, बल्कि ये छोटे इंजन रॉकेट बूस्टर को एक स्टेबिलिटी भी देते हैं। लाइक अगर फाल्कन 9 के लॉन्च के वक्त अगर एक मर्लिन इंजन भी फेल हो जाए तब भी फाल्कन 9 कैन इजीली टेक ऑफ। स्पेसएक्स की जर्नी इज अ जर्नी अबाउट मर्लिन इंजन। मर्लिन इंजन ही स्पेसएक्स की सक्सेसफुल बूस्टर लैंडिंग की वजह है और मर्लिन इंजन डेवलप हुआ स्पेसएक्स के शुरुआती हालात की वजह से। मस्क स्पेसएक्स की टीम को मेन मिशन ये देते हैं कि बिल्ड अ सिंपल पावरफुल रॉकेट इंजन, रिमूव ऑल द पार्ट जो नेसेसरी नहीं है एंड ऐड ओनली पार्ट दैट इज एसेंशियल। सो स्पेसएक्स डेवलप मर्लिन सीरीज, अ सीरीज ऑफ स्मॉल रॉकेट इंजन जो हर एक अपग्रेड के साथ और पावरफुल बनते गए until we reach Merlin 1D engine, the most successful rocket engine in SpaceX history। सभी रियूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट में मर्लिन 1D इंजन का ही यूज किया जाता है, बस अलग अलग प्रोपोर्शन में। जैसे कि फाल्कन 9 सिंपल यूजेस 9 मर्लिन 1D इंजन, वेरस फाल्कन 9 हैवी जो हैवी पेलोड को स्पेस में ले जाने के लिए यूजेस 27 मर्लिन इंजन। अब जब हमें पता चल गया कि ये स्मॉल पावरफुल मर्लिन इंजन क्रूशल है बूस्टर को लैंड कराने के लिए, तो चलिए बूस्टर अपने पैरों पर लैंड कैसे होता है इसे भी समझते हैं। तो बेसिकली फाल्कन 9 रॉकेट एक 3 स्टेज रॉकेट है। फर्स्ट स्टेज बूस्टर है जिसमें 9 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेज बूस्टर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज को लो अर्थ ऑर्बिट तक छोड़कर आता है। वहां इस फर्स्ट स्टेज के मर्लिन इंजन बंद हो जाते हैं जिसे मेन इंजन कट ऑफ यानी कि मिको भी कहा जाता है। वहां फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से अलग हो जाता है और फर्स्ट स्टेज वापस धरती पर लैंड करने लग जाता है। स्टेज बूस्टर को वापस अर्थ पर लैंड कराने के लिए कोल्ड नाइट्रोजन थ्रस्टर, ग्रिड फैंस, जीपीएस और मर्लिन इंजन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट आफ्टर डिटैचमेंट कोल्ड नाइट्रोजन थ्रस्टर बूस्टर की ओरिएंटेशन ठीक करते हैं। फिर जैसा आपको पता है कि एटमॉस्फेयर ब्रेकिंग पैड की तरह जो रॉकेट को स्लो तो करता है लेकिन साथ ही साथ उसे जला भी सकता है और डिटैच होने के बाद रॉकेट बूस्टर लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरता है। तो एटमॉस्फेयर की हीट से बचने के लिए री एंट्री बर्न का यूज किया जाता है, जहां पर एक मर्लिन इंजन को दोबारा ऑन करके बूस्टर के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाती है जो रॉकेट की बॉडी को, रॉकेट इंजन को एटमॉस्फेरिक हीट से बचाता है। द कॉन्सेप्ट इज सिंपल कि रॉकेट इंजन से बूस्टर की बॉडी चाहे क्यों ना जल जाए पर एटमॉस्फेरिक हीट से नहीं जलनी चाहिए। फिर जब तक बूस्टर डेंस एटमॉस्फेयर को पार करता है तब तक रॉकेट की 60 से 70% वेलोसिटी वैसे ही कम हो चुकी होती है। फिर इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, प्री डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री और जीपीएस की मदद से रॉकेट को अपने हिसाब से रीओरिएंट करता है। रिमेंबर, ये सब प्रोसेस रॉकेट में लगा हार्डवेयर ऑटोनोमसली करता है, यानी कि कंट्रोल रूम से कोई रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल नहीं कर रहा है। फिर जब रॉकेट बस धरती पर लैंड करने वाला होता है तो एक बार फिर से मर्लिन इंजन को चालू किया जाता है। इसे
सुसाइड बर्न कहते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि रॉकेट की वेलोसिटी अर्थ को टच करते वक्त जीरो हो जाए। इसके लिए भी टिपिकली एक ही मर्लिन इंजन का यूज किया जाता है। ये सुसाइड बर्न प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर बूस्टर का थ्रस्ट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हो सकता है रॉकेट दोबारा स्पेस की तरफ जाने लग जाए। एनीवे, एट सुसाइड बर्न रॉकेट के लेग ओपन होते हैं और बूस्टर लैंड करता है, जिसे फिर से भविष्य में नेक्स्ट लॉन्च के लिए यूज किया जा सके। तो ये थी कहानी स्टेज 1 रॉकेट बूस्टर की। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि स्टेज 2 के साथ क्या होता है। स्टेज 2 को ऑर्बिटर भी कहते हैं, क्योंकि उसका मेन पर्पस स्टेज 3 को ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचाना है, जिस वेलोसिटी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहे हैं। इसीलिए स्टेज 2 में एक ही मर्लिन इंजन यूज किया जाता है। इस एक मर्लिन इंजन की वजह से ऑर्बिटल स्पीड तक पहुंचा जाता है, और फिर ऑर्बिटल स्पीड तक पहुंचने के बाद स्टेज 3 को स्टेज सेकंड से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टेज सेकंड का इस्तेमाल खत्म हो जाता है एंड इट बिकम स्पेस जंक। स्टेज 3 को आईएसएस से डॉक किया जाता है, और अगर वो स्टेज 3 क्रू ड्रैगन है तो क्रू को उतारा या चढ़ाया जाता है, और अगर वो कार्गो ड्रैगन है तो कार्गो को। फिर वहां से स्टेज 3 कैप्सूल धरती पर गिरता है, और फिर वो ही पैरासूट का इस्तेमाल करके उसे समुद्र में उतारा जाता है। नाउ मेन क्वेश्चन इज, हाउ रीयूजेबल इज स्पेसएक्स फाल्कन 9 सीरीज? वेल, आफ्टर मैनी फेलियर, पहला फाल्कन 9 रॉकेट बूस्टर विच लैंडेड ऑन इट्स फीट वाज ऑन 2016। जो पहला बूस्टर अपने पैरों पर उतरा था वो सबके लिए शौक था, तो उसकी अच्छी तरह से जांच की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कैसे उतरा, इसका कौन सा पार्ट डैमेज हुआ। प्रोबेबली दैट बूस्टर टेक मच टाइम। आफ्टर दैट अभी तक स्पेसएक्स लगभग 200 बार रॉकेट बूस्टर लैंड करा चुका है। अब रॉकेट बूस्टर को लैंड कराना स्पेसएक्स के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। स्पेसएक्स के बूस्टर की रियूजेबिलिटी को लेकर ये मिशन स्टेटमेंट थी कि हम सेम रॉकेट बूस्टर को 10 बार यूज कर सके विदाउट एनी मेजर रिफर्बिशमेंट। लेकिन ब्लॉक 5 रॉकेट बूस्टर को 21 बार यूज किया जा चुका है, जो दिखाता है कि स्पेसएक्स रॉकेट बूस्टर सही में रियूजेबल है। नाउ देयर आर सम इशू विद फाल्कन 9 एंड मर्लिन इंजन। जैसे कि आपको पता है कि मर्लिन इंजन आर ब्यूटीफुल बट स्टिल सिंपल। मर्लिन 1D अभी भी फ्यूल के तौर पर हाईली रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करता है। अब क्योंकि केरोसिन एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, तो वो प्रॉपरली बर्न भी नहीं होता, और अनबर्न कार्बन इंजन पर सूट बनकर इकट्ठा होने लग जाता है। अगर आपने कभी बहुत साल यूज हुई चिमनी देखी होगी तो आपको पता होगा कि चिमनी की वॉल पर ब्लैक सूट इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ही मर्लिन इंजन में होता है। अनबर्न कार्बन सूट बनकर इंजन में इकट्ठा होने लग जाता है, और बार बार सेम बूस्टर का अगर इस्तेमाल हमें करना है तो इस सूट की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना जरूरी है। साथ ही साथ मर्लिन इंजन है तो पावरफुल, बट स्टिल अगर आपको मार्स में कॉलोनी बसानी है तो आपको मिलियन ऑफ टन कार्बन ट्रांसपोर्ट करना होगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ फाल्कन 9 की सेकंड स्टेज एक्सपेंडेबल है, यानी कि सेकंड स्टेज का एक बार काम खत्म होने के बाद हम उसे वापस रीयूज नहीं कर सकते, जिससे मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। इसीलिए एक स्टारशिप की जरूरत है जो ऑर्बिटल स्पीड पर जाकर सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़कर वापस अर्थ पर लैंड कर सके। इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्पेसएक्स स्टार्टेड टू डेवलप न्यू काइंड ऑफ रॉकेट इंजन एंड बूस्टर, एंड नाउ मीट स्टारशिप रॉकेट सीरीज डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। ये सिर्फ 2 स्टेज का रॉकेट है, जिसमें स्टेज 1 स्टारशिप रॉकेट बूस्टर है और स्टेज 2 स्टारशिप है। इसमें स्टेज 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टारशिप ना सिर्फ स्टेज 2 का काम करता है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने का, साथ ही साथ इसी के अंदर आप क्रू या कार्गो को सप्लाई कर सकते हो। बोथ रॉकेट बूस्टर एंड स्टारशिप यूज्ड न्यूली डिजाइन इंजन सीरीज कॉल्ड रैप्टर इंजन। रैप्टर रॉकेट इंजन अपने आप में एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंजीनियरिंग है। डायमीटर में ये रैप्टर इंजन मर्लिन इंजन से सिर्फ 40 सेंटीमीटर बड़े है, लेकिन जहां पर मर्लिन इंजन का थ्रस्ट 85 टन है, वहीं एक रैप्टर इंजन का थ्रस्ट एट सी लेवल 230 टन है। ऑल्सो जहां मर्लिन इंजन यूजेस केरोसिन एज फ्यूल, वही रैप्टर इंजन यूजेस मेथेन। क्योंकि मीथेन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन है तो इट बर्न वेरी इफेक्टिवली। इट हैज 99% एफिशिएंसी। तो सूट वाली प्रॉब्लम रैप्टर इंजन के साथ नहीं आती है। चाहे आप इसे कितनी बार भी बंद करो, इंजन में सूट फॉर्म नहीं होगी।
मैं रैप्टर इंजन के बारे में चाहे तो पूरे दिन भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी और शायद अगर मैं मोटिवेटेड हुआ तो फ्यूचर में रैप्टर इंजन पर भी शायद वीडियो बनाऊं। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि रैप्टर इंजन इज वे मोर पावरफुल इंजन देन मर्लिन। दैट्स वाई अगर आप स्टारशिप को देखो तो ये 120 मीटर लंबा रॉकेट है, अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जहां फाल्कन 9 के रॉकेट बूस्टर में सिर्फ 9 मर्लिन इंजन यूज होते हैं, वहीं स्टारशिप रॉकेट बूस्टर में 33 रैप्टर इंजन है। दूसरी तरफ जहां फैल्कन 9 सेकंड स्टेज यूजेस ओनली 1 मर्लिन इंजन, वहीं दूसरी तरफ स्टारशिप सेकंड स्टेज यूजेस 6 रैप्टर इंजन। जिसका मतलब है कि स्टारशिप बिना रॉकेट बूस्टर के भी टेक ऑफ कर सकता है, जो कि जरूरी भी है। अगर आपको स्टारशिप मार्स पर लैंड करानी है तो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कार्गो या क्रू को बिना रॉकेट बूस्टर के ला सके। एनीवे, यहाँ भी फाल्कन 9 की तरह स्टारशिप फर्स्ट स्टेज भी अपने आप लैंड कर सकती है। इनफैक्ट स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को लेग्स की भी जरूरत नहीं है, आप इसे हवा में ही कैच कर सकते हैं। अभी तक स्टेज सेकंड यानी कि स्टारशिप को अपने पैरों पर लैंड कराने की क्षमता स्पेसएक्स के पास नहीं है। दिक्कत सेम है कि जब स्टारशिप अपना आउटर स्पेस मिशन कंप्लीट कर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो अगेन एंट्री करते वक्त स्टारशिप की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के आसपास होगी, यानी कि 25,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और जब ऑर्बिटल स्पीड से स्टारशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसे ट्रमेंडस हीट को झेलना होगा। स्पेसएक्स स्टारशिप को हीट की प्रॉब्लम से बचाने के लिए अलग अलग मेथड एक्सप्लोर कर रहा है। कभी स्पेसएक्स टाइल का यूज करता है तो कभी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टारशिप बॉडी मटेरियल। दिक्कत यही है कि अगर हीट को थोड़ी सी भी लीक मिल गई तो वो अंदर घुसकर सभी हार्डवेयर को तबाह कर देगी या फिर इंजन को और फ्यूल को तबाह कर देगी, एंड देन कबूम। अभी तक स्पेसएक्स ने स्टारशिप को डिफरेंट डिफरेंट थर्मल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके लैंड कराने की कोशिश की है और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं स्टारशिप को ऑर्बिटल स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए देख रहा था एंड इट टॉलरेटेड मोस्ट ऑफ हीट प्रीटी वेल। बस थोड़ा सा माइनर इश्यू आया बट इट लैंडेड अनडैमेज्ड इन इंडियन ओशियन, मतलब कि हवा में वो कबूम नहीं हुई, फटी नहीं। आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब सिर्फ सिंगल स्टेज की स्टारशिप अर्थ से टेक ऑफ करके आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करके ऑर्बिटल स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करके बिना डैमेज हुए अपने आप लैंड हो सकेगी और फिर दोबारा सेम स्टारशिप इस्तेमाल में हो सकेगी? मुझे लगता है पॉसिबल है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? क्या इंडिया रीयूजेबल रॉकेट डेवलप कर पाएगा? इसरो के साथ भी नासा जैसी ही प्रॉब्लम है कि उनके पास पावरफुल रॉकेट्स तो है, लेकिन ये रॉकेट इंजन साइज में ह्यूज है और इन ह्यूज साइज रॉकेट से रॉकेट लैंड कराना काफी मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए अगर सैटर्न 5 को करंट कंडीशन में लैंड कराने की कोशिश की जाए और लैंड टच करने की पोजीशन तक जीरो वेलोसिटी के लिए सुसाइड बर्न कराया जाए तो सैटर्न 5 का एक रॉकेट इंजन का थ्रस्ट इतना ज्यादा है कि वो रॉकेट को दोबारा स्पेस में ले जाएगा। अगर इसरो या फिर नासा को रियूजेबल रॉकेट बनाना है तो दे हैव टू रीडिजाइन देयर होल रॉकेट इंजन, जिसमें सालों लग जाएंगे। नोट टू फॉरगेट कि काफी बार रॉकेट टेस्टिंग के दौरान एक्सप्लोड भी होगा, विच मीन करोड़ों रुपए कबूम बनकर हवा में उड़ जाएंगे। ये तो तब है जब इंडियन टैक्स पेयर अगर तैयार हुए इस एडवेंचर को करने के लिए। सो यस, इंडिया इज फार बिहाइंड इन इंडस्ट्री ऑफ रियूजेबल रॉकेट। मुझे लगता है कि अब रैप्टर इंजन डेवलप होने के बाद हो सकता है कि स्पेसएक्स मर्लिन इंजन को अदर स्पेस एजेंसी को सेल करने लग जाए, जिससे अदर स्पेस एजेंसी भी रियूजेबल रॉकेट डेवलप कर सकेगी, जो कि चीपर ऑप्शन रहेगा कंपेयर टू बिल्डिंग न्यू रॉकेट आउट ऑफ स्क्रैच। लेकिन अगर इंडिया इज मोटिवेटेड इनफ तो मुझे लगता है इंडिया भी रियूजेबल रॉकेट डेवलप कर सकता है। एनीवे, अगर आपको रॉकेट इंजन के बारे में और जानना है तो आप एवरीडे एस्ट्रोनॉट चैनल को जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो पॉसिबल नहीं होती विदाउट दैट चैनल। आई लर्न अबाउट स्पेस रॉकेट इंजन फ्रॉम दैट चैनल। बट एनीवे, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।